नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से करता था ठगी, गोड्डा पुलिस के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड। आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का गोड्डा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर गोड्डा निवासी राकेश रोशन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 दिसंबर को छापेमारी के दौरान उसे रूपियामा गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक छोटा कीपैड मोबाइल फोन, आईआरसीटीसी के नाम से तैयार फर्जी चेकलिस्ट और फर्जी एग्रीमेंट से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। बरामद कागजात से स्पष्ट होता है कि आरोपी लंबे समय से नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। मामले की शुरुआत तब हुई जब गोड्डा नगर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा आईआरसीटीसी में नौकरी लगाने का लालच देकर पैसों की ठगी करने और इसके लिए एक फर्जी प्रशिक्षण केंद्र चलाने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही गोड्डा नगर थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद जिले में कई जगह लगातार सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान आरोपी राकेश रोशन पुलिस की गिरफ्त में आया। पूछताछ में राकेश रोशन ने स्वीकार किया है कि वो कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही इस रैकेट में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी अभियान जारी है। चतरा में पुलिस और राहुल सिंह गिरोह के बीच मुठभेड़, जुबैर अंसारी के पैर में लगी गोली। चतरा जिले के पिपरवाड़ थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गिरोह के सदस्यों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ कारो मैदान के पास तब शुरू हुई जब एक कोयला कारोबारी पर हमले की सूचना पर पुलिस इलाके में गश्त तेज कर रही थी। चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान कारो मैदान के नजदीक घात लगाए बैठे अपराधियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ में राहुल सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य जुबैर अंसारी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर तुरंत रांची के रिम्स में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। मौके से एक पिस्टल बरामद की गई है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये गिरोह क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कोयला कारोबारी पर हमला कोई साजिश थी या पुरानी रंजिश। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई, जिसके मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल जुबैर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के अन्य सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस ने रात में ही पूरे क्षेत्र को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जंगलों और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि गिरोह के सभी सदस्यों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पूरे पिपरवाड़ क्षेत्र में फिलहाल पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और गश्त लगातार जारी है। टायर फटने से चालक की मौत, रेलवे फाटक बंद रहने से देर से पहुंची एम्बुलेंस। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। भूसाड़ नदी के पास गैस सिलेंडर लदे वाहन का टायर पंक्चर होने के बाद चालक उमाशंकर सहाय उसे मरम्मत कराने के लिए दुकान की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान टायर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना तीव्र था कि पास खड़े उमाशंकर गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस रवाना हुई, लेकिन टोरी रेलवे फाटक बंद होने के कारण वो आधे घंटे तक रास्ते में ही फंसी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो चालक की जान बचाई जा सकती थी। फाटक खुलने के बाद एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और उमाशंकर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक उमाशंकर सहाय नवादा बिहार के गुनावा गोंदापुर स्थित जल मंदिर इलाके के निवासी थे और राजेश्वर प्रसाद के पुत्र थे। स्थानीय लोगों के अनुसार उमाशंकर लंबे समय से भारी वाहनों पर कार्यरत थे और घटना के समय वो अकेले ही टायर बदलने की तैयारी कर रहे थे। तभी यह हादसा हो गया, जिससे उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे एमपी एमएलए कोर्ट। 7,000 रुपए का भरा बेल बॉन्ड। ईडी समन मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में हाजिर हुए। सीएम हेमंत सोरेन इस दौरान 7,000 के 2 बेल बॉन्ड भी भरे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिविल कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्यायिक कार्य के बाद सीधे अपने आवास के लिए रवाना हुए। जिस समय कोर्ट के समक्ष मुख्यमंत्री हाजिर हुए, उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता
अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस केस में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे मुख्यमंत्री को कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री को उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अगली सुनवाई में अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा जा सकता है। ईडी समन अवहेलना मामले में प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा दाखिल शिकायत के बाद इस केस में सुनवाई शुरू हुई थी। हालांकि बीते 3 दिसंबर को इस मामले में सीएम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन को सिर्फ 6 दिसंबर को एमपीएमएलए कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश देते हुए ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटा दी थी। कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटाने के साथ ही ये भी कहा था कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी विशेष कारण से उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेगा तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत उपस्थिति देनी होगी। ये मामला ईडी द्वारा 19 फरवरी 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें हेमंत सोरेन पर 8 समन अवहेलना का आरोप है। वंदे भारत चल सकती है पलामू के रास्ते, सांसद विष्णुदयाल राम ने रखी रेल मंत्री से मांग। सांसद विष्णुदयाल राम ने विभिन्न मामलों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने इस दौरान वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग की है। वे लगातार वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुलाकात के दौरान बताया गया कि बरवाड़ी चिरीमिरी अंबिकापुर जो करीब 182 किलोमीटर है और शेरघाटी इमामगंज डाल्टनगंज जो 108 किलोमीटर है, दोनों परियोजनाओं का डीपीआर तैयार होकर रेलवे बोर्ड को समर्पित किया गया है। रेल मंत्री ने पलामू सांसद को बताया है कि दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बरवाड़ी चिरीमिरी अंबिकापुर रेल लाइन पूरा होने से कोलकाता से मुंबई की दूरी करीब 400 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं शेरघाटी इमामगंज डाल्टनगंज रेल लाइन पूरा होने से रांची और पटना की दूरी बेहद कम हो जाएगी। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने रेल मंत्री से कोहरा के कारण रद्द हुए झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को फिर से चालू कराने की मांग की है। इस दौरान रेल मंत्री से पलामू से लखनऊ तक के लिए एक नई ट्रेन की भी मांग की है। बता दें कि सांसद विष्णुदयाल राम की पहल पर पलामू में कई ट्रेन और रेलवे सुविधाओं की शुरुआत हुई है। इसके अलावा रांची 54 ट्रेन का मेराल में ठहराव, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस को नगर ऊंटरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव, गरीब रथ एक्सप्रेस का मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव, गरीब रथ एक्सप्रेस को अलीगढ़ जंक्शन पर 2 मिनट का ठहराव, पलामू एक्सप्रेस का राजहरा रेलवे स्टेशन पर ठहराव, कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन परिचालन, मदार रांची स्पेशल ट्रेन को नियमित करने और बरवाड़ी डेहरी ऑन सोन पैसेंजर ट्रेन का आरा तक विस्तार करने की मांग की गई है। पंडरा बाजार समिति की 4 दुकानों में चोरी, दीवार काटकर नगदी समेत लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर। राजधानी रांची में चोरों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अब चोर पुलिस की नाक के नीचे चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र का है। यहाँ चोरों ने बाजार समिति की 4 दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पंडरा ओपी के ठीक बगल में स्थित बाजार समिति की 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकानों से करीब 6 लाख कैश सहित करीब 15 लाख के सामान की चोरी हुई है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने दुकानों के पीछे की दीवार को काट दिया था। चोर दीवार काटकर अंदर घुसे और उन्हें जो कुछ भी मिला उसे उड़ा ले गए। राजेश कुमार नाम के कारोबारी की दुकान से चोरों ने 4,30,000 रुपए नगद की चोरी की है। आपको बता दें कि रांची के पंडरा बाजार समिति में थोक विक्रेताओं की 3 दर्जन से ज्यादा दुकानें हैं। अक्सर यहां चोरी की वारदात सामने आती रहती है। कारोबारी सुभाष पटवारी ने बताया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। पंडरा बाजार समिति से थाना महज कुछ कदमों की दूरी पर है। इसके बावजूद चोर दुकानी की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और फरार भी हो जाते हैं। मामले को लेकर दुकानदारों का कहना है कि लगातार चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन एक चोर को भी पुलिस नहीं पकड़ पाती है। दुकानदारों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ बेहद आक्रोश है। जिन दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, उन सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में सभी चोरों की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कई चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस के अनुसार मामले में कार्रवाई की जा रही है। रात्रि गश्ती को बढ़ाया जाएगा और गश्ती करने में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
धनबाद में जहरीली गैस रिसाव के बाद प्रशासन ने की क्षेत्र खाली करने की अपील। प्रभावित लोगों को भ्रमण कराया गया पुनर्वास स्थल। धनबाद जिले के केंदुवाड़ी थाना क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव से हुई मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम ने लोगों को पुनर्वासित करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बताया है, जिसके बाद शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया की जानकारी दी। लोगों ने पुनर्वास की मांग रखी थी, जिसके बाद डीसी के निर्देश पर जीआरडीए की बस भेजी गई। लोगों को पजागरुक, बेलगढ़िया टाउनशिप और कर्मटांड का भ्रमण कराया गया ताकि लोग वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जान सके। लोगों को झरिया रिहैबिलिटेशन साइट, विशेषकर बेलगढ़िया और कर्मटांड ले जाकर वहां की व्यवस्था दिखाई जा रही है ताकि लोग खुद देख सकें कि उनके रहने, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। जीआरडीए की टीम मौके पर मौजूद रही और लोगों को पुनर्वास स्थल की सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया। उधर गैस रिसाव की जांच और नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम जारी है। शुक्रवार को तकनीकी अधिकारी पहुंचे थे और आज शनिवार को भी रेस्क्यू टीम लगातार क्षेत्र में मौजूद है। चूंकि ये पूरा इलाका अग्नि प्रभावित है, इसी कारण प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। प्रभावित इलाकों में विभिन्न तकनीकी टीमें तैनात हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। जिला प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से लगातार माइकिंग कर लोगों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द क्षेत्र को खाली करें ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। झारखंड में कड़ाके की ठंड, शीतल लहर से जनजीवन प्रभावित। कई जिलों में पारा सामान्य से नीचे। झारखंड इस वक्त भीषण शीतल लहर की चपेट में है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान अचानक गिरने से ठंड बढ़ गई है। पलामू, कोल्हान और मध्य झारखंड के जिलों में शीतल लहर का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। रांची, लोहरदगा, गुमला, चतरा, बोकारो और लातेहार में सुबह और रात के समय ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। रांची के कांके में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड है। देर रात से लेकर सुबह तक चल रही बर्फीली हवाओं ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक इसी तरह की शीतल लहर का असर बना रहेगा। सुबह आसमान साफ रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट जारी रहेगी। हालांकि दिन में धूप निकलेगी, पर तेज ठंडी हवाएं राहत नहीं देंगी। रात में कोहरा और पाला गिरने की भी संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे का असर अधिक है, जिससे सुबह के समय यातायात पर हल्का असर पड़ा है। कैबिनेट मंजूरी के बाद 3 दिन में किसानों को मिलेगा भुगतान। 15 दिसंबर से 700 केंद्रों पर धान खरीद होगी शुरू। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को खरीफ सीजन में बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। अब किसानों को धान बेचने के बाद 72 घंटे 3 दिन के भीतर पूरा भुगतान उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे अब मंत्रिमंडल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। मंजूरी मिलते ही 15 दिसंबर से राज्य में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य भर में करीब 700 लैंप्स केंद्र में धान की खरीद की जानी है। इन सभी केंद्रों पर इस बार 4G आधारित पॉस मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे धान खरीद प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पॉस मशीन से किसान का सत्यापन तुरंत होगा। खरीदे गए धान का डेटा सीधे सर्वर पर अपडेट होगा। भुगतान प्रक्रिया तेज और त्रुटि रहित करने की तैयारी है। विभाग का कहना है कि नई तकनीक के कारण पहले की तुलना में रिकॉर्ड समय में भुगतान संभव होगा। केंद्र सरकार राज्य के किसानों से धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2369 रुपए की दर से करेगी। इसमें प्रति क्विंटल राज्य सरकार का 100 रुपए बोनस जोड़ने पर राशि 2469 हो जाएगी, जो किसानों को भुगतान की जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान बेच सकता है, लेकिन इसके लिए एक मानदंड तय है। सरकार के मुताबिक 1 एकड़ में 16 क्विंटल तक धान की पैदावार होती है, लिहाजा एक किसान 11 से 12 एकड़ जमीन होने पर ही 200 क्विंटल तक धान की पैदावार कर बेचने का दावा कर सकता है। अब तक राज्यों में धान बेचने के बाद भुगतान 2 हिस्सों में मिलता था, जिसमें 50% भुगतान 24 घंटे में की जाती थी और शेष राशि धान मिल तक पहुंचने के बाद किसानों को दी जाती थी, जिसमें महीनों लग जाता था। इस नई व्यवस्था से किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और वे रबी सीजन की तैयारी समय पर कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि भुगतान व्यवस्था में सुधार के बाद अब किसानों को धान बेचने के बाद लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व तेज होगी। साथ ही सरकार ने जिला प्रशासन और FCI के अधिकारियों को भी खरीद केंद्रों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं, ताकि कहीं भी किसानों को परेशानी न हो।
धनबाद में नकली शराब रैकेट का भंडाफोड़, छापेमारी में लाखों रुपए की नकली शराब जब्त। उत्पाद विभाग की टीम ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। तीसरा थाना क्षेत्र के चांदकुइया बस्ती में बीसीसीएल क्वार्टर में उत्पाद विभाग ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में नकली शराब और इसे बनाने की सामग्री जब्त किया गया। वहीं मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन करने वाले साधु चौहान और पवन चौहान दोनों मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तीसरा थाना क्षेत्र के चांदकुइया बस्ती बीसीसीएल क्वार्टर में अवैध रूप से नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। सूचना मिलने पर तीसरा थाना की पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई, जहां मौके से 90 पेटी अंग्रेजी नकली शराब सहित पैकिंग करने वाली मशीन, रैपर, झारखंड सरकार का हॉलमार्क, खाली बोतलें, कैप, 200 लीटर स्पिरिट सहित अन्य सामग्री बरामद किया गया। बरामद शराब की कीमत करीब 22 लाख बताया जा रहा है, जिसे स्थानीय होटलों और बिहान में खपाया जाता था। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों आरोपी संचालक साधु चौहान और पवन चौहान मौके से फरार हो गए हैं। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये लोग सामान्य ब्रांड के नाम पर नकली शराब तैयार करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लातेहार में बढ़ती जा रही है सड़क दुर्घटनाएं, अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। लातेहार जिले में पिछले 2 दिनों के अंदर अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें 5 लोगों की मौत अलग अलग सड़क दुर्घटना में हुई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत सोलर जल मीनार से गिरने के कारण हो गई। जिला प्रशासन द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। इसके बावजूद हादसों की संख्या कम नहीं हो रही है। दरअसल शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र के सरयू घाटी के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के औरवाई गांव निवासी जयवंत सिंह के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार जयवंत सिंह सरयू से घर लौट रहा था। इसी दौरान सरयू घाटी के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं लातेहार जिले के हैरहंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हुई। मृतकों की पहचान हैरहंज थाना क्षेत्र के निवासी नरेश गंजू एवं उसके चचेरे भाई बिगन गंजू के रूप में हुई, जबकि तीसरी घटना बारियातू प्रखंड मुख्यालय से सटे गाड़ी ग्राम अंतर्गत भुइया टोला में घटी, जहां पर राज कपूर प्रसाद की मौत जल मीनार से गिर जाने के कारण हो गई। गुरुवार से जिले के अलग अलग थाना इलाकों में हादसों का सिलसिला जारी है। इन घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। बालूमाथ थाना इलाके के बेहरा टोला निवासी रामसाहे उरांव की मौत बालूमाथ खलारी रोड पर सिरम गांव के पास किसी अनजान गाड़ी के चपेट में आने से हो गई। दूसरी घटना बालूमाथ लातेहार रोड पर चेता गांव के कोठा टाड़ के पास हुई, जहां बालू गांव के धोरा टोला निवासी धनेश्वर भगत की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में अलग अलग सड़क हादसों में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इधर दुर्घटनाओं के रोकथाम को लेकर लातेहार जिला प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा अब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। यदि बाइक सवार हेलमेट का प्रयोग करेंगे तो दुर्घटना में होने वाले नुकसान की संभावना काफी कम रहेगी। इसी प्रकार 4 पहिया वाहन चलाने वाले या उसमें सवारी करने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। जहरीली गैस से हुई मौत मामले में जीएमजीसी साहा सस्पेंड, जेके मेहता को मिली जिम्मेदारी। धनबाद के केंदुआड़ी में जहरीली गैस रिसाव के कारण हुई 2 महिलाओं की मौत के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया है। बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा पीबी एरिया के जीएमजीसी साहा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह बीसीसीएल मुख्यालय जीएम जेके मेहता को पीबी एरिया की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रालय स्तर से मिले आदेश के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है। बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन डीपी मुरली कृष्णा रमैया ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। बता दें कि बुधवार को केंदुआड़ी के राजपूत बस्ती मस्जिद मोहल्ला समेत अन्य इलाकों में जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ था, जिसमें 2 दिनों के अंदर 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मौत के बाद बीसीसीएल अलर्ट मोड में आई। ये इलाका बीसीसीएल के पीबी एरिया में आता है। पीबी एरिया के जीएमजीसी साहा को घटना में शिथिलता बरतने को लेकर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। गुरुवार को डीसी आदित्य रंजन ने भी बीसीसीएल व अन्य विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमें पाया गया था कि आपसी समन्वय और सही सूचना अधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई। डीसी ने इस लापरवाही के लिए एक जांच कमेटी भी गठित की है। फिलहाल जिला प्रशासन और बीसीसीएल की टीम मौके पर तैनात है। शुक्रवार को सुबह से लेकर रात तक बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल बस्ती के साथ साथ जिनकी तबीयत बिगड़ी उनका हालचाल लिया। अस्पताल पहुंचकर सीएमडी खुद पीड़ित लोगों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लिए। बीसीसीएल प्रबंधन केंदुवाली कोलियरी
पीबी एरिया में आग और धंसने वाले जोन में मौजूद राजपूत बस्ती में रिपोर्ट की गई गैस निकलने की घटना पर भी करीब से नजर रखी जा रही है। सीओ लेवल का पता चलने के बाद से बीसीसीएल ने पूरी तरह इमरजेंसी रिस्पांस जारी रखा है, जिसमें हालात को स्थिर करने और रहने वालों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू, मेडिकल और टेक्निकल टीमें 24 घंटे तैनात है। मामले को देखते हुए बीसीसीएल ने तुरंत एक खास टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें टीम जरूरी मेडिकल केयर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और फैमिली काउंसलिंग की सहायता करेगी। बीसीसीएल द्वारा रीजनल हॉस्पिटल फोर्स का समय समय पर दौरा और भर्ती, सभी मरीजों की हेल्थ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। धनबाद में जहरीली गैस रिसाव के बाद प्रशासन ने की क्षेत्र खाली करने का अपील, प्रभावित लोगों को भ्रमण कराया गया पुनर्वास स्थल। हाईकोर्ट ने कहा, विनय चौबे व विनय सिंह की योजनाबद्ध धोखाधड़ी का उदाहरण है हजारीबाग भूमि घोटाला। हजारीबाग भूमि घोटाला विनय सिंह और विनय चौबे की योजनाबद्ध धोखाधड़ी का उदाहरण है। हाईकोर्ट ने नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह की जमानत याचिका को रद्द करने के दौरान ये टिप्पणी की है। साथ ही ये भी कहा है कि सरकारी अधिकारी द्वारा निजी स्वार्थ के लिए सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल अत्यधिक गंभीर है। इससे समाज के नैतिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है। विनय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से ये दलील दी गई थी कि ये मामला सिर्फ भूमि विवाद का नहीं है, ये पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और दस्तावेज में जालसाजी का संगठित अपराध है। जांच के दौरान तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी ने यह स्वीकार किया है कि तत्कालीन उपायुक्त ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर विनय सिंह के पक्ष में म्यूटेशन करने के लिए मजबूर किया। एसीबी ने मामले की जांच के दौरान पाया कि विनय चौबे और उनके पारिवारिक सदस्यों के खाते में विनय सिंह की कंपनी से करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि पहली नजर में ये मामला गंभीर और योजनाबद्ध तरीके से की गई धोखाधड़ी का उदाहरण है। ये व्यक्तिगत लाभ के अलावा शासन तंत्र और कानूनी प्रक्रिया के संगठित दुरुपयोग का उदाहरण है। साथ ही ये भी कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से किया जाने वाला आर्थिक अपराध राष्ट्र के वित्तीय सेहत के लिए खतरा है। कोर्ट ने कहा कि एसीबी द्वारा पेश किए गए मनी ट्रेल और बैंकिंग लेन देन के डिजिटल सबूत विश्वसनीय हैं। साथ ही आरोपी और सह अभियुक्तों के बीच के आर्थिक और आपराधिक संबंधों को प्रमाणित करते हैं। कोर्ट ने एसीबी द्वारा दस्तावेज में की गई जालसाजी और डिजिटल डेटा मिटाने से संबंधित पेश किए गए सबूतों को स्वीकार किया। अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की स्थिति में सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका जताई और जमानत देने से इनकार कर दिया। विधानसभा सत्र के कारण अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे डीजीपी कार्यालय। झारखंड में विधानसभा सत्र के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र 2025 की तैयारियों के लिए अवकाश पर भी कार्यालय खुले रहेंगे। विधानसभा में विभाग से संबंधित प्रश्नोत्तर की तिथि 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इसलिए इन प्रश्नों के त्वरित और सुचारू निष्पादन के उद्देश्य से 6 और 7 दिसंबर को सामान्य कार्य दिवस की तरह कार्यालय खुला रहेगा। यह आदेश विशेष रूप से विधानसभा प्रश्नों के निष्पादन से संबंधित शाखा कार्यालय कोषांक पर लागू होगा। झारखंड में छात्रवृत्ति भुगतान की मांग तेज। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से कल्याण विभाग तक छात्रों का पैदल मार्च। झारखंड में लंबे छात्रवृत्ति भुगतान की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। शनिवार को रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्रों ने आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में छात्रवृत्ति मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। ये मार्च विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से कल्याण विभाग तक निकाला गया। मार्च के दौरान छात्रों ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपड़ा लिंडा और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जब तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कल्याण विभाग पहुंचकर छात्र धरना देकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की योजना में है। आंदोलनरत छात्रों ने कहा कि छात्रवृत्ति न मिलने से वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करे ताकि छात्रों की आर्थिक परेशानियां दूर हो सकें। केंद्र से सहयोग राशि न मिलने पर छात्रों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकारों के आपसी मतभेदों की मार छात्रों पर नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि केंद्र के साथ लंबित मसलों का जल्द समाधान किया जाए। छात्रों और छात्र संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उनका शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय करना चाहिए। जमशेदपुर में गोविंदपुर में पुलिस की कार्रवाई, ब्राउन शुगर बेचने वाले 4 युवक गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने नशा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना पर गोविंदपुर इलाके में छापेमारी कर ब्राउन शुगर बेचने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 81 पुड़िया ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल फोन और 2550 रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार युवकों में शेषनगर का गौरव कुमार उर्फ अमर, बर्मा माइंस मुस्लिम बस्ती का इमरान, कपाली सराय केला खरसावा निवासी जम्मू वन महतो और तमोलिया के लखन मांझी शामिल हैं। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ
पूछताछ की गई और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोविंदपुर थाना प्रभारी ने बताया कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नया रोड के पास जंगल की ओर जाने वाले रास्ते में ब्राउन शुगर बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद एक टीम गठित कर छापेमारी की गई और मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि सभी युवक लंबे समय से ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे थे। लंबित मामलों पर डीजीपी का बड़ा ऑपरेशन, एफआईआर के 60-90 दिनों में रिपोर्ट अदालत को भेजने का आदेश। राज्य में लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे के लिए झारखंड पुलिस महानिदेशक डीजीपी कार्यालय ने कड़ा और व्यापक निर्देश जारी किया है। पूरे राज्य में पुलिस कार्रवाई को तेज करने और पुराने मामलों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने के लिए 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को विशेष तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। आदेश के अनुसार सभी अधिकारी अपने अपने रेंज में लंबित मामलों की समीक्षा 15 दिनों के भीतर पूरी करेंगे और जहां भी पुलिस कार्रवाई लंबित है उसे तत्काल पूरा कराया जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि एफआईआर दर्ज होने की तारीख से 60-90 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट अदालत में भेज दी जाए। पूरी प्रक्रिया सीसीटीएनएस सिस्टम पर डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पूरा अभियान तेजी से लागू हो, इसके लिए शनिवार शाम को एडीजी अभियान की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। बीते 1 महीने में झारखंड पुलिस ने 6115 लंबित मामलों का निपटारा किया है। हजारीबाग 939 मामलों के साथ सबसे आगे रहा, जबकि धनबाद 709 और रांची 689 दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसके बावजूद राज्य में अभी भी 48,287 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें हत्या, दुष्कर्म, डकैती जैसे गंभीर अपराधों से लेकर चोरी और मारपीट जैसे सामान्य मामले शामिल हैं। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को उम्मीद है कि ये सख्त और संरचित पहल लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी और आम जनता को जल्द राहत मिलेगी। कोल कंपनी के अधिकारी से अपराधियों ने मांगी 50 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी। पाकुड़ जिले में कोल कंपनी के एक अधिकारी से रंगदारी मांगे जाने को लेकर अमड़ापाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उस मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रही है जिस नंबर से रंगदारी की मांग की गई है। हालांकि कोल कंपनी के अधिकारी मधुसूदन से रंगदारी मांगे जाने के मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों कोल कंपनी बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड के पेट्रोलिंग इंचार्ज मधुसूदन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। इस दौरान उससे 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई। कॉल पर रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। कॉल पर रंगदारी मांगे जाने के बाद मधुसूदन ने डर से अपना मोबाइल ऑफ कर लिया, जिसके बाद अपराधियों ने कोल कंपनी के एक और कर्मी को मधुसूदन तक मैसेज पहुंचाने के लिए कॉल किया और उसे भी धमकी दी। इंचार्ज मधुसूदन को मिली धमकी के बाद उन्होंने अमड़ापाड़ा थाने में शिकायत की। पुलिस को मिली शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज कर जिस नंबर से धमकी दी गई थी उसका ट्रेस करने के साथ अनुसंधान शुरू कर दी गई है। इधर अपराधियों द्वारा रंगदारी की मांग किए जाने को लेकर कोल कर्मियों और अधिकारियों में भय का माहौल है। कोल कंपनी के अधिकारी से रंगदारी मांगे जाने और नहीं देने पर अंजाम भुगतने को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया, मिली शिकायत पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। एसडीपीओ ने कहा, इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। संगठित गिरोह करवाता है माइका की तस्करी, गोदामों में अभ्रक मिलने के बाद सवालों के घेरे में वन से लेकर खनन विभाग तक। गिरिडीह जिले के तिसरी गामा के जंगली क्षेत्र से अभ्रक का खनन और परिवहन नई बात नहीं है। इस क्षेत्र में दर्जनों छोटी बड़ी खादानों का संचालन वर्षों से होता रहा है। मजदूरों की रोजी रोटी का हवाला देकर ढिबरा की आड़ में कीमती अभ्रक को न सिर्फ निकाला गया बल्कि उसे देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया भी गया। यहाँ गरीबों को मजदूरी, बीमारी और मौत मिलती गई, जबकि इस धंधे से जुड़े सफेदपोश मालामाल होते रहे। आज गिरिडीह शहर से लेकर तिसरी गांव तक कई लोग इस धंधे से मालामाल हो गए और सरकार को अरबों का चूना भी लगा गए। हालांकि इस तरह के कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन बीच बीच में कार्यवाही भी करती है, लेकिन अभ्रक सिंडिकेट हमेशा ही भारी पड़ा है। इस बार भी जिला प्रशासन ने अभ्रक माफियाओं पर बड़ी चोट की है। खोरी महुआ एसडीएम अनिमेश रंजन और एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने तिसरी के केवटा टांड में छापेमारी की है। यहाँ 2 गोदाम मिला है जिसमें सैकड़ों बोरा माइका पाउडर, कई मशीनें मिली है। ये कार्यवाही शुक्रवार की देर शाम को हुई। इसके बाद से माइका माफियाओं में हड़कंप है। वैसे अभ्रक के अवैध खनन और परिवहन से जुड़ी कई खबरों को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया है। हर बार इस अवैध कारोबार को लेकर सवाल उठाया जाता रहा। इस बार प्रशासन की कार्रवाई पर एक बार फिर से सवाल उठता है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यह अवैध धंधा चलता रहा, वन भूमि से लेकर अन्य स्थानों पर खनन होता रहा और वन विभाग से लेकर खनन विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते रहे। सवाल है कि यदि दोनों विभाग सजग थे तो इतने बड़े पैमाने पर माइका का स्टॉक कैसे हुआ। पलामू में ग्रामीणों के आरोपों पर कार्रवाई नहीं, फेयर माइंस की शिकायत पर प्राथमिकी।
फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध खनन करने, पेड़ों की अवैध कटाई करने और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने का विरोध करने वालों पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, जबकि इससे पहले ग्रामीणों ने 3 बार थाना में शिकायत की, लेकिन कंपनी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। ये घटना पलामू पुलिस पर सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी द्वारा पिछले कई महीनों से बिना जमीन के वैध एग्रीमेंट, बिना सीएनटी एक्ट की धारा 49 की अनुमति और बिना रैयतों की सहमति के जबरन खनन कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी द्वारा ग्रामीणों को धमकी देने और अवैध रूप से पेड़ों की कटाई किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कंपनी के खिलाफ पड़वा थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 3 बार शिकायत की। 4 सितंबर, 16 सितंबर, 4 नवंबर और 6 नवंबर को कुल 3 आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। इन सभी आवेदनों में अवैध खनन, सरकारी जमीन पर कब्जा, पेड़ कटाई और पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लिखा था। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की। ग्रामीणों में बताया कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड ने 19 नवंबर को पड़वा थाना में एक आवेदन दिया तो उसी दिन तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। एक तरफ पुलिस ग्रामीणों की शिकायत पर चुप रही तो दूसरी तरफ कंपनी की शिकायत पर तुरंत मुखर हो गई। ये बताता है कि पलामू पुलिस कंपनी के पक्ष में किस तरह काम कर रही है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा तथ्य यह है कि पड़वा अंचल अधिकारी द्वारा 6 नवंबर को कंपनी को सरकारी जमीन पर अवैध खनन और कोयला भंडारण को लेकर नोटिस जारी किया है। साथ ही कंपनी पर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन का भी मामला सामने आया था। ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे ही ये मामला सार्वजनिक हुआ और प्रशासनिक नोटिस जारी हुआ, उसके कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।